रेगुलर स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ना कि सिर्फ आप 10 दिन पढ़ लिए, बहुत ज़्यादा 12 घंटा 15 घंटा पढ़ रहे हैं। एसडीओ और बीएओ जनरली क्या-क्या काम करते हैं? देखिए यहाँ पे आईआरएस से कितने लोग नाबार्ड निकालते हैं और हुँ, अच्छे-अच्छे यूपीएससी पोस्ट भी निकालते कि भई एसडीओ आप बन गए। हैं। हाँ, तो वो क्या मोमेंट था? एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस ये मेजर पोर्शन कवर करते हैं किसी भी एग्जामिनेशन में। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आईआरआई वाला लेके आया आपके लिए एक्सक्लूसिव कंटेंट। इस बार आपके साथ हैं संदीप। संदीप कुमार मेरे बैचमेट हैं, पीएचडी आईआरआई सॉइल साइंस से कर रहे थे और रिसेंटली उनका बीपीएससी में एसडीओ लेवल पे सिलेक्शन हुआ है। तो आज उनसे जानते हैं उनकी जर्नी, क्या-क्या उनके पास रिसोर्सेज थे, कैसे उन्होंने यूटिलाइज किया, क्या-क्या उनका माइंडसेट था जब वो प्रिपरेशन कर रहे थे और बीपीएससी का जो एसडीओ और बीओ की पोस्ट है, इसके बारे में इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको पूरी डिटेल मिलने वाली है। राइट फ्रॉम की प्रिपरेशन कहाँ से करनी है, कौन-कौन से सोर्सेज आपको चाहिए, क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है और भी बहुत सारा कुछ संदीप सर के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल संदीप, थैंक यू सो मच कि आप आईआरआई वाला प्लेटफॉर्म पे आए हो और आई होप कि आपके जितनी जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दोगे वो काफ़ी हेल्प करेगी बिहार के लोगों को नहीं, बाकी लोगों को भी जनरल एग्ज़ाम्स में कॉम्पीट करने के लिए। और आई होप कि बहुत सारे व्यूअर्स आपको इंस्पिरेशन के जैसे लें, बिकॉज आपने काफ़ी कुछ अचीव किया इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। मैं आपको बता दूं दोस्तों, जब हम आए थे पीएचडी फर्स्ट ईयर में, तो संदीप हमारे बैचमेट बहुत ही शाई और ऐसे रहते थे, लेकिन अभी हमारा साथ छोड़ के जा चुके हैं बिहार में अपने घर पे। तो संदीप, सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। पहले तो सबको मेरा नमस्कार। बहुत सारा चीज़ सुधीर ने तो बता दिया। मेरा नाम संदीप कुमार है। मैं बिहार का ही ओरिजिनली रहने वाला हूँ। उसके बाद मेरा यूजी जो है बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से हुआ। उसके बाद पीजी मैंने बीएचयू से किया, सॉइल साइंस डिपार्टमेंट में। उसके बाद 2023 से लेकर 2025 फरवरी तक मैं आईआरआई में कंटिन्यू कर रहा था अपना पीएचडी। उसके बाद मेरा सिलेक्शन हो गया, जो बीपीएससी द्वारा कंडक्ट किया गया पोस्ट, जो बिहार एग्रीकल्चर सर्विस कैटेगरी 1 में आता है, सब डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिसर एंड इक्विवेलेंट में। तो उसमें मैं सेलेक्ट हुआ हूँ। 18 तारीख से मैं उसको ज्वाइन करके ट्रेनिंग कर रहा हूँ अभी। ग्रेट। मैंने ना इनिशियली संदीप को बोला था कि संदीप चलो इंटरव्यू करते हैं, क्योंकि हाँ, बहुत सारे बच्चों को बहुत अवेटेड था एसडीओ का। तो संदीप ने कहा नहीं सर, नहीं सुधीर भाई, ऐसे नहीं करते हैं, पहले मुझे पहले ज्वाइन करने दो, उसके बाद हाँ, करते हैं। तो वी आर ऑल्सो वेटिंग, वी आर ऑल्सो होपिंग टू फॉर दिस पर्टिकुलर इंटरव्यू। संदीप, एक इन ब्रीफ बताइए कि आप ये बेसिकली जो एसडीओ है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है? रिटर्न और इंटरव्यू दोनों होते हैं, तो रिटर्न में क्या क्या फैक्टर्स होते हैं? तो हाँ, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, हमारा एक जो फॉर्म आया था लास्ट ईयर 2023 में, हम्म। दिसंबर में आया था। उसके बाद 24 मार्च में एग्ज़ाम हुआ। तो इसका पैटर्न यही था कि इसका एक पेपर था। एक पेपर में 2 पेपर इंक्लूड थे, ओके। जिसमें से जनरल एग्रीकल्चर का पहला पेपर था और दूसरा पेपर पूरा एग्रोनॉमी का था। ओके। तो जनरल एग्रीकल्चर में पूरा जनरल एग्रीकल्चर कवर किया गया, जिसमें एग्रोनॉमी भी आ रहे थे और सॉइल साइंस, और साथ ही साथ जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे प्लांट ब्रीडिंग हो, पैथोलॉजी हो, सारे सब एक्सटेंशन, सारे सब्जेक्ट्स कवर हुए। ओके। उसके बाद पेपर 2 हुआ, हम्म। वो अगले दिन हुआ। तो पेपर 2 में जो एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस मेजर पोर्शंस कवर किए गए थे। ओके। और उसके अलावा जो बिहार जीके और ऑल इंडिया जीके जो बीपीएससी नॉर्मल कंडक्ट करती है एग्जामिनेशंस, तो उसमें आता है। तो 50 मार्क्स के वो भी पेपर्स थे, उसको भी हम लोगों ने दिया था। ओके। तो और मेजरली आपको तो बहुत ज़्यादा हेल्प हुई होगी। रिसेंटली हाँ, संदीप ने एसआरएफ क्लियर किया था हाँ, और हाँ, उसके बाद एसआरएफ में भी मेजरली एग्रोनॉमी और सोइल साइंस का पोर्शन आता है, तो वो हुँ, काफ़ी हेल्प रही होगी हुँ। आपको। वो बेसिकली मैंने जो सॉइल साइंस तैयारी किया, इंक्लूडिंग जेआरएफ मैंने तैयारी किया था। हम्म। तो एसआरएफ भी मैंने क्वालिफ़ाई करके यहाँ पे आईआरआई आया, तो वो मुझे बहुत हेल्प किया, स्पेशली पेपर 2 में। तो उससे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी काफ़ी हाई था, तो मैं कॉन्फिडेंट था कि मैं पीएचडी करते-करते भी मैं ये एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता हूँ। चलो बहुत अच्छा है। तो हुँ, ये जब मेंस हो गया, हाँ, मेंस में आपके अच्छे नंबर थे मुझे याद है। हाँ, उसके बाद में इंटरव्यू की जब डेट आई, तो इंटरव्यू के लिए हाँ, आपने कैसे प्रिपेयर किया और इंटरव्यू के लिए आप किन किन हाँ, चीज़ों का ध्यान रखना पड़ा जो आपको स्पेशली? हाँ। इंटरव्यू के लिए बेसिकली मेरा पास्ट एक्सपीरियंस तो नहीं था इंटरव्यू का, मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था। तो थोड़ा-सा पैनिक थे इनिशियली, लेकिन कुछ फ्रेंड्स हमारे, हम लोग ग्रुप बनाए थे, 5-6 फ्रेंड बनाए थे और हम लोग एक-दूसरे का मॉक इंटरव्यू लेते थे। और इंक्लूडिंग सुधीर है और भी कई बैट्समेट्स हैं, जैसे विजन है। तो उन लोगों से मैंने आउटपुट लिया, हेल्प लिया कि इंटरव्यू को कैसे फेस किया जाए,
क्या क्या स्टेप्स हैं उन पे ध्यान दिया जाए। तो उन सब पे बात करके सब लोगों से डिस्कशन करके मैंने इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू काफ़ी अच्छा रहा था मेरा। तो इंटरव्यू में आपसे क्या-क्या चीज़ें पूछी गई बेसिकली? पहले तो मुझसे जनरल इंट्रोडक्शन पूछ के उसके बाद कितने 4-5 पैनल मेंबर्स थे उसमें? हाँ, हाँ। उसमें 5 पैनल थे जिसमें हुँ। से 4 सब्जेक्ट स्पेसिफिक थे और एक थे वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, मतलब उनका अच्छा। पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए हुँ, थे हुँ। वो। तो उन लोगों ने जो क्वेश्चन पूछा, पहले तो मुझे अपने सब्जेक्ट के बारे में ही बात किए स्टार्टिंग में। ओके, फिर उसके बाद धीरे-धीरे वो एग्रीकल्चर जो होता है, जो भी एग्रीकल्चर का रिलेटेड क्वेश्चंस थे, उन सब का क्वेश्चन मुझसे पूछा गया, ओके, जो कि मेजरली मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड ही था, सॉइल साइंस से रिलेटेड ही था। ओके। तो जब ये रिज़ल्ट आया, हुँ। जैसे ही कि भई एसडीओ आप बन गए, हाँ, तो वो क्या मोमेंट था? किसको आपने बताया? सबसे पहला कॉल किसको किया? और फिर वो हाँ। जो जर्नी थी ना, वो 10, 5, 15 मिनट या 1 दिन की, हुँ, वो हुँ। कैसी रही आपकी? एक्चुअली तो मैं पहले बता दूँ कि हमारा रिज़ल्ट जो है जून-जुलाई में ही आने वाला था। हुँ, तो उसके हुँ। बाद कुछ केस हो गए या कुछ कारणवश बहुत लेट हुआ, तो काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग भी था कि मैं रिज़ल्ट का वेट, हम लोग सारे लोग रिज़ल्ट का वेट कर रहे थे, रिज़ल्ट आ नहीं रहा है। कुछ लोग कहे कि 1 2 साल 3 साल लग जाएगा, तो ये फ्रस्ट्रेटिंग था। लेकिन फिर वो रिज़ल्ट जो है टाइमली आ गया। जनवरी में रिज़ल्ट आया 27 को, हुँ, तो वो हुँ। काफ़ी अच्छा लगा वो रिज़ल्ट। आपको किसने बताया कि रिज़ल्ट आया और फिर आपने नाम देखा या किसी और ने नाम देखा आपका? रिज़ल्ट सुबह में न्यूज़ आ गया था कि रिज़ल्ट आने वाला है। उसके बाद शाम में बीपीएससी अपने वेबसाइट पे डाली थी 6 बजे कि रिज़ल्ट आज पब्लिश हो जाएगा। तो डर तो काफ़ी लग रहा था। तो मेरे एक फ्रेंड ने मेरा रिज़ल्ट देखा, वो जस्ट इन्फॉर्म किया कि कि हो आप गया, बन आपका गए। हो गया। आपने भी मैसेज किया था मुझे हाँ। कि एडवांस में कांग्रेचुलेशंस लिख के। हाँ, क्योंकि तो हमें पता था देखो हाँ, जब आप किसी को पर्सनली जानते हो और जब उनकी जर्नी देखते हो ना, हाँ, जिसको आप डेली लाइफ में देखते हो कि हाँ, वो मेहनत कर रहा है, तो हाँ, आपके पास वो क्वेश्चन मार्क नहीं होता कि होगा या नहीं होगा। क्योंकि हुँ, जो भी आईआरआई में या जो भी अच्छे से कोई भी तैयारी कर रहा है ना, वी ऑल नो कि वी ट्रस्ट इन द प्रोसेस और जो हुँ, प्रोसेस है वो अपने आप में एक कॉन्फिडेंस देता है। आपको इनिशियली भी कॉन्फिडेंस आया होगा कि हाँ, मेरा सिलेक्शन श्योर है, बट हाँ, हुँ, वो एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि थोड़ा डर तो रहता है। हुँ। तो संदीप फिर सबसे पहला कॉल किसको किया आपने? वो तो आपने बताया ही नहीं। सबसे पहला कॉल तो एज़ ऑब्वियस पेरेंट्स को, हाँ। मैंने अपने पापा को और भैया को हुँ, इन्फॉर्म किया। हुँ। तो वो लोग तो थोड़ा-सा पैरों तले ज़मीन खिसकना होता है ना, अचानक से सरप्राइज़ दिया मैं कि रिज़ल्ट आ गया। हाँ, तो वो हाँ। लोग काफ़ी खुश हुए, घरवाले खुश हुए, मेरे फ्रेंड सर्कल जितने भी थे वो काफ़ी खुश हुए अच्छा, और भगवान का आशीर्वाद था जो हम यहाँ तक पहुँच गए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। संदीप आई डोंट नो कि घरवाले बहुत ज़्यादा खुश थे। यहाँ आईआरआई में और ज़्यादा खुश थे कि हुँ, आईआरआई में जितने भी बिहार के लोग थे, वो हाँ, सब के सब प्लेस हो गए। तो कोई बचा ही नहीं कि भई अब ये भी नहीं, ये वो भी नहीं। तो एक हमारे क्लास में 3 लोग बिहार के थे और तीनों के तीनों को जॉब लग गई, हमारे बैच में सोइल साइंस में। तो फिर हमें ऐसा था कि हमारे बैच की स्ट्रेंथ कम होगी। हमें वो कमी फ़ील होती है अभी भी, लेकिन मूविंग हुँ, फॉरवर्ड आपके लिए खुश हैं। हुँ। संदीप अब व्यूअर्स को ये बताइए कि अगर किसी को जनरल एग्जामिनेशन या कल को बीपीएससी में ही एसडीओ और बीओ की तैयारी करनी है, तो क्या-क्या सोर्सेज होंगे? कैसे उनको तैयारी करनी चाहिए? क्या-क्या बुक लिस्ट होगी? मैं इतना ऑब्ज़र्व किया हूँ, मैं थ्रू आउट यूजी से मैं एग्ज़ामिनेशन दे रहा हूँ, इंक्लूडिंग मैं सब्जेक्ट स्पेसिफ़िक जेआरएफ, एसआरएफ भी दिया या फिर मैं जनरल पेपर्स भी काफ़ी सारा दिया। तो मैं ऑब्ज़र्व किया हूँ क्वेश्चंस जो हैं बेसिक ही आते हैं हुँ, और उस बेसिक्स को क्लियर करने के लिए हमें बेसिक्स बुक्स को ध्यान देना पड़ेगा। जैसे एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, ये मेजर पोर्शन कवर करते हैं किसी भी एग्ज़ामिनेशन में। तो एग्ज़ैक्टली। इन दोनों सब्जेक्ट के लिए हमको जो बेसिक्स बुक है, जैसे एग्रोनॉमी का हम लोग ज़्यादातर एग्रोनॉमी फैक्ट्स जो है वो कम कम पोर्शन है उसमें दिया हुआ, उसको हुँ, अच्छे से कवर कर सकते हैं। सॉइल साइंस में हम लोग आजकल ट्रीटाइज बुक आ गए हैं, सोसाइटी का बुक ये भी पढ़ सकते हैं हम लोग। तो उन सारे बुक्स को हम लोग को कवर करना है, साथ ही साथ और भी सब्जेक्ट जैसे प्लांट ब्रीडिंग हुआ या फिर प्लांट प्रोटेक्शन का कोई सब्जेक्ट है, एक्सटेंशन इकोनॉमिक्स हुआ। तो इन सब बुक में भी हमको बेसिक्स बुक्स को पढ़ के तब हम मुझे जो है अरुण कात्यायन पढ़ना है, अरुण कात्यायन के बाद लास्ट में हमें निमराज चोंडा पढ़ना है। ओके। तो हम लोग को पहले बेसिक्स बुक को पढ़ के फिर हम लोग को सब्जेक्ट स्पेसिफिक आना है, ताकि हमारा बेस स्ट्रांग रहेगा। तो किस तरह का भी क्वेश्चन आएगा तो हम लोग उसको डील कर सकते हैं अच्छे तरीके से। ओके। तो मतलब बेसिक बुक्स मस्ट है, आप मस्ट है। उनको अवॉइड नहीं कर सकते। नहीं कर हाँ, सकते। क्योंकि वही फाउंडेशन है। हुँ, बच्चे क्या करते हैं ना कि पहले दिन से ही ऐसा सोचते हैं कि हुँ, एक रिफ्रेशर मिल जाए, ट्रेटाइज़ मिल हुँ, जाए, वो चीज़ ठीक नहीं है आई गेस, क्योंकि हुँ, आपको फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए, तभी हुँ, आप इन डेप्थ या एप्लाइड क्वेश्चंस भी कर सकते हो और वही हुँ, एक अच्छे कॉम्पिटिटिव जो स्टूडेंट है उसकी जर्नी का एक अहम हिस्सा होता है कि वो जो फंडामेंटल्स अपनी जो नींव है, उसको हुँ। बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। तो स्पेशली एक बात मैं बोलना हुँ, चाह हुँ। रहा हूँ
कि मेजर पोर्शंस जैसे सॉइल साइंस, एग्रोनॉमी जो है, प्लांट ब्रीडिंग है, बहुत लोग को मिल जाता है, लेकिन जो एक्सटेंशन, इकोनॉमिक्स, ये जो छोटे-छोटे पार्ट्स हैं, वो उसका जो कंटेंट है वो लोगों को मिल नहीं पाता है। तो मैं जब अपना प्रिपरेशन किया था तो मेरा भी मेजर पोर्शन था इन सब्जेक्ट पे ही, लेकिन जो एक्सटेंशन इकोनॉमिक्स है, उनका बुक नहीं था, तो मैं सुधीर से ही कंसल्ट करके एग्री मेंटर्स का अच्छा, मैं हाँ, मुझे वो याद आया। 4-5 बुक्स लिया था। संदीप ने मुझे बोला कि सुधीर बुक चाहिए इस हाँ, चीज़ की। तो हाँ, हमारे अजय सर, हमारे बड़े भाई हाँ, एग्रीमेंटर चंडीगढ़, मैंने उनको बोला कि सर आप बीपीएससी का एग्ज़ाम है बच्चों को और बुक चाहिए। तो उन्होंने मेरे हाँ, साथ हाँ। 10-15 सेट भेजे थे सारी बुक्स के और मैंने हुँ, सब लोगों को फ्री में बाँटे थे। ये कह हुँ, के कि भाई अच्छा कंटेंट है देखो। और जब हाँ, आपने कंटेंट पढ़ा भी था तब भी आपने बोला था कि सुधीर हुँ, कंटेंट बहुत अच्छा है। तो हाँ। आई होप कि वो हेल्प किया हेल्प होगा किया, आपको। वो मुझे एक्सटेंशन इकोनॉमिक्स में बेसिकली उससे ही पढ़ा मैं, अच्छा। और कोई बुक्स नहीं। एक एसआर कंतवा से तो मेरा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया मैं सारा, हुँ। बाकी वो बुक्स को ही मैं एज़ अ रेफरेंस पढ़ा था। चलो बहुत अच्छा है, क्यों हुँ, क्वालिटी कंटेंट फिर हेल्प करता है एट लास्ट। हुँ, और ये हुँ, चीज़ ज़रूरी होती है, जो चीज़ आपकी आप हो सकता है कि फंडामेंटल्स बुक आप उन सब्जेक्ट्स की पढ़ सकते हो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी हुँ, कभी क्या होता है कि जो माइनर या थोड़ा सा जिसमें कम क्वेश्चन आते हैं उनकी आप बड़ी बुक्स नहीं पढ़ सकते। तो हुँ, उनके लिए आपको ऐसी कोई बुकलेट या जिसमें कंपाइल किया हुआ कंटेंट हो तो वो बेटर रहता है। तो हुँ। बहुत अच्छा है कि आपने उस तरीके से बताया जिस तरीके से स्टूडेंट को समझ में आता है। संदीप, आफ्टर दिस जैसे आप क्या समझते हो, आप मतलब पीएचडी कर रहे थे साथ साथ में, आपके पास आईआरआई से पीएचडी कर रहे थे, आपके पास बैकअप अच्छा खासा था, बैक ऑफ द माइंड ये भी चल रहा होगा कि चलो इन द वर्स्ट केस अगर नहीं भी होता है तो मैं ठीक हूँ, मैं कर लूंगा कुछ ना कुछ। तो वो कॉन्फिडेंस जो होता है, जो आप जेआरएफ या एसआरएफ के साथ पीएचडी या एमएससी कर रहे होते हो, तब जो कॉन्फिडेंस मिलता है अपने को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, वो कितना हेल्प करता है जब आप एक्चुअल में एग्जाम लिख रहे हो तब? जी, हमारा तो पहला टारगेट रहता है जॉब ही लेना। हम्म। पर्सनली मेरा टारगेट था कि मुझे आप 99% बच्चों की बात कर रहे हो हाँ, अभी। हाँ, हाँ। हाँ, तो जॉब ही लेना टारगेट रहता है। लेकिन वो उस टाइप का वैकेंसी आ नहीं रहा था रिसेंटली में। हाँ। मतलब पढ़ने में अच्छे थे तो सोचे थे कुछ अच्छा पोस्ट ही लेंगे, लेकिन उस टाइप का वैकेंसी आ नहीं रहा था। तो मैं जेआरएफ को भी तैयारी किया, उसके बाद एमएससी किया, अच्छी जगह से एमएससी किया, पीएचडी भी मैं अच्छी जगह से कर रहा था। तो वो मेरे अंदर में कॉन्फिडेंस था कि अगर मेरा वो बाय द वे जॉब नहीं भी निकलता है तो मैं इस सेक्टर में काफ़ी अच्छा कर सकता हूँ। और साथ ही जो इन्वायरमेंट था मेरा, बेसिकली मैं बोल रहा हूँ, मैं इन्वायरमेंट, यूजी मेरा अच्छा हुँ। कॉलेज था, साबौर भी बहुत अच्छा कॉलेज है, उसका मैं सब कैंपस में था। वहाँ का इन्वायरमेंट फिर बीएचयू का इन्वायरमेंट, उसमें ड्रास्टिक डिफरेंस था। उसके बाद में आईआरआई आया तो और अच्छा इन्वायरमेंट था। तो ये इन्वायरमेंट का इफेक्ट भी पड़ता है। राइट। और जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, रिसर्च है या फिर वो ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी मुझे बहुत हेल्प किया। तो हुँ। उससे मैं आगे बढ़ा। तो कोई भी स्टूडेंट अगर बीएससी सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर का कोई स्टूडेंट देख रहा है आपको, तो उनको आप यही राय देना चाहते हो कि भई जेआरएफ, एसआरएफ या एक कोई भी सब्जेक्ट को मास्टर करो, उसके साथ-साथ तैयारी करना बेटर है या सब कुछ छोड़ के तैयारी करना बेटर है कि मैं सिर्फ़ अब कॉम्पिटिशन के एग्ज़ाम्स की ही तैयारी करूँगा? वो तो अपना-अपना चॉइस भी होता है सब लोगों का कि मुझे आगे पीएचडी करना है या फिर मुझे जॉब करना है। फाइनेंशियल कंडीशन भी होता है, ट्रू। फैमिली के कंडीशन पे भी हुँ, डिपेंड हुँ। करता है। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर हम टुवर्ड्स एंड में हैं, यूजी के एंड में हैं, तो 4th ईयर में हम लोग को थोड़ा-थोड़ा सब्जेक्ट स्पेसिफिक जेआरएफ, एसआरएफ, ताकि हमारे पास, क्योंकि जेआरएफ, एसआरएफ करते हैं, हमारे पास फेलोशिप होता है, अच्छा खासा फेलोशिप एग्ज़ैक्टली। होता है। हुँ। तो हम लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, हम लोग फैमिली पर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। तो घर वाले की तरफ से वो प्रेशर नहीं रहता कि तुम जॉब करो, जॉब करो। हुँ। तुम्हारे पास वो एक्स्ट्रा मनी है या एक्स्ट्रा तुम्हारे पास टाइम सपोर्ट भी आ है। जाता है। हाँ, टाइम भी आ सपोर्ट, जाता है। टाइम भी आ जाता है आपके साथ। तो हुँ। आप किसी बड़े एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हैं, इंक्लूडिंग देखिए यहाँ पे आईआरएस से कितने लोग नाबार्ड निकालते हैं और अच्छे-अच्छे हुँ। यूपीएससी पोस्ट भी निकालते हैं। तो राइट। सपोर्ट मिलता है काफ़ी। बीएससी सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स हैं जनरली वो रूरल बैकग्राउंड से आते हैं और रूरल बैकग्राउंड से आने के चक्कर में वो जल्दी जॉब लगना चाहते हैं। एज ए कंजर्वेटिव फैमिली सबको ही लगता है कि जल्दी जॉब लगना है, तो जल्दी जॉब लगने के चक्कर में वो थोड़ा सा अच्छी जॉब लेने से रह जाते हैं जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स भी होते हैं। तो जेआरएफ अपने को वो ऑप्शन देता है जो थोड़ा सा मतलब आपको फेलोशिप भी देगा, टाइम भी देगा, इंडिपेंडेंस भी देगा कि आप जो अपनी तैयारी कर सकते हो वो करो। और सबसे अच्छी बात, जो सबसे बड़ी बात है, एक आपको अच्छे इंस्टीट्यूट और अच्छे एनवायरनमेंट में पुश करेगा। जैसे हुँ, कोई भी सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, आपका जीबी पंत है, एचएयू है, आईआरआई है, एनडीआरआई है, ऐसे इंस्टीट्यूट्स में भेजता है जहां आपको कॉम्पिटिटिव एबिलिटी के स्टूडेंट्स मिलते हैं और आपको पुश करते हैं। आई होप कि संदीप आपको भी यहाँ आके, स्पेशली बीएचयू का नाम कौन नहीं जानता, बीएचयू अपने आप में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, उसके साथ आईआरआई में आके भी आपको ऐसा लगा होगा कि जो एक एनवायरनमेंट है, जो
स्टूडेंट्स हैं जो साथ में बैचमेट्स हैं, उनके हिसाब से आपको कैसा लगा कि मतलब वो अपने को कितना पुश करते हैं पर्टिकुलर चीज़ में? मुझे तो काफ़ी सपोर्ट मिला। मेरा जब फॉर्म आया था यहाँ पे, तो उसके बाद से मेरे बैचमेट्स इंक्लूडिंग एवरीवन, सारे लोग अपने-अपने लेवल पे मुझे सपोर्ट कर रहे थे। चाहे वो बुक्स के बारे में हो या फिर कुछ कॉन्सेप्ट्स हो, तो सारे लोग मिलके मुझे सपोर्ट किए। और साथ ही साथ यहाँ पे जो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, जो आपने बात किया, वो हुँ, बहुत बेहतरीन है। यहाँ का फैसिलिटीज़ आप बात करें तो यहाँ पे रीडिंग रूम और साथ ही साथ मेस भी अटैच्ड है, नीचे में ही बगल में है। यहाँ का क्लासरूम सिस्टम है, वो सारा चीज़ बहुत इतना सिस्टमैटिकली है कि आपको वो पुश कर देगा आगे बढ़ने के लिए कि आप आगे बढ़ो और सारे लोग मिल के आपको सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल। हमारे बैचमेट भी इंक्लूड जितने भी लोग थे, मुझे हुँ, याद है बहुत सारा प्रॉब्लम्स आया था स्टार्टिंग में, हम लोग बाहर रह रहे थे, हॉस्टल नहीं मिला था और फिर इतने-इतने दूर-दूर डिवीज़न थे, क्लासेस करना है स्टार्टिंग में, तो ये लोग काफ़ी मुझे सपोर्ट करते थे कि तू चला जा, तेरा जो भी कुछ टास्क होगा वो हम लोग कर लेंगे, तू जाके तैयारी कर। तो ये काफ़ी सपोर्ट मुझे मिला था हमारे बैच से भी। मुझे तो अभी भी याद है कि 1-2 बार बीच में संदीप हाँ, रीडिंग रूम में नहीं दिख के मेरे को कहीं और दिखता था। तो मैं ऐसे थोड़ा-सा हाँ, अभद्र भाषा में भी इनको बोलता था कि संदीप भाई पढ़ लो, अभी डाँट भी टाइम है। खाया हूँ मैं। हाँ, डाँट भी खाए हैं कि भई अभी हाँ, पढ़ लो क्योंकि एक मतलब देखो, अब उस बात पे आते हैं जिस बात की ज़रूरत होती है। जॉब लग गए, पर्सनली आप इंडिविजुअली सिक्योर हो गए, हुँ, आप सेटल हो गए, करियर आपका फाइनल हो गया। लेकिन हमारे जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं, जिनके लिए आप जॉब लगे हो, फार्मर्स, हम पुश क्यों करते हैं किसी को जनरली? हम उनको पुश करते हैं हमें जिनको लगता है कि ये अगर उस पोजीशन पे होंगे तो जस्टिफाई करेंगे। उन पर्टिकुलर चीज़ों पे काम करेंगे जिनकी ज़रूरत है। आज हर कोई जानता है कि बिहार ग्राउंड स्टेट क्या है? बिहार में कितना काम होने की संभावना है, कितना काम चाहिए, तो उस पर्टिकुलर चीज़ों में हमें उन बच्चों को या उन स्टूडेंट्स, उन बैचमेट्स को पुश करना अच्छा लगता है, जिनको आप विजुअलाइज़ कर सकते हो कि हाँ, ये एक बड़ा चेंज ला सकते हैं और हमें जनरली ऐसा लगता भी है कि अगर कोई पोटेंशियल कैंडिडेट दिखता है, तो हम हमेशा उनको पुश करने की कोशिश करते हैं। तो संदीप भी उनमें से एक था। संदीप, अब जो आप काम करने वाले हो, आप बीपीएससी, एसडीओ और बीएओ जनरली क्या-क्या काम करते हैं और उनकी फार्मर्स या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कैसा रहता है? अभी तो मैं अंडर ट्रेनी ही हूँ, हुँ, तो हुँ। मेरा ट्रेनिंग 18 से स्टार्ट हो चुका है। तो उसमें मैंने बेसिकली देखा है कि सब डिविज़नल एग्रीकल्चर ऑफ़िसर जो है वो डील करेगा ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफ़िसर, कोऑर्डिनेटर, एटीएम, बीटीएम और किसान सलाहकार के साथ मिलके वो काम करेंगे। ओके, तो हम लोग जो रिसर्च करते हैं यहाँ पे, जो भी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ पे हम लोग इनडायरेक्टली काम करते हैं फार्मर्स के लिए, बट यहाँ पे हमें डायरेक्टली काम करना पड़ेगा। ओके। फार्मर्स के साथ मिलके काम करना पड़ेगा, उनका क्या प्रॉब्लम्स है, उनको आइडेंटिफ़ाई करना पड़ेगा, उनको सॉल्यूशंस बताना पड़ेगा। और डिफरेंट वर्क्स हैं, जैसे जो जो भी बीज वितरण होता है, फर्टिलाइज़र का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उन सब पे भी करना है और फर्टिलाइज़र डीलर्स के साथ मिल के काम करना है। तो ये सब चीज़ काफ़ी काम है जो हम भी अभी धीरे-धीरे रह के सीख रहे हैं ग्राउंड लेवल पे। हाँ। लैग तो बहुत है, वो तो जाने के बाद पता चल रहा है। तो उसको कैसे हुँ। सॉर्ट आउट करना है, वो हम अपना एक्सपीरियंस के साथ कोशिश करेंगे कि कुछ बेहतर कर सकें। दोस्तों मैं बता दूं, जैसे हम सुबह मिले थे तो हमारा एक डिस्कशन हो रहा था और उसमें संदीप ने बहुत अच्छे से क्लासिफाई किया कि हम रिसर्च इंस्टीट्यूट्स या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में बैठ के जो कुछ पढ़ते हैं ना, उसका 99% फार्मर्स के पास नहीं जाता है। एंड द लेक इज एक्सटेंशन एक्टिविटीज़, और एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ में यही एस डी ओ बी ओ और इन सुपरवाइजर्स और ये हुँ। कैसे एफिशिएंट बन सकते हैं आने वाले टाइम में, उन पे हम बात कर रहे थे कि क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो संदीप, आप क्या देखते हैं कि जो देखो चैलेंजेस सबको पता है, बिहार नहीं लगभग हर जगह के हुँ। फार्मर्स की यही कंडीशन है, बिहार में थोड़ी ज़्यादा एडवर्स है, तो उनको आप लाइक बड़े प्लान के तहत, जैसे पॉलिसी मेकर्स के तहत, क्या एडवांसमेंट्स और ये जो हम जितना कुछ पढ़ते हैं, सोइल के कॉन्सेप्ट्स, एग्रोनॉमी के कॉन्सेप्ट्स, हम इनको कैसे ज़मीन पे लेके आ सकते हैं? देखिए, पहले तो पुराना जो सिस्टम एग्रीकल्चर का चल रहा था, तो एग्रीकल्चर से रिक्रूटमेंट कम होता था। तो हुँ, जो डिफरेंट आईएएस होते हैं और वो पीसीएस एग्ज़ाम्स के थ्रू लोग आते थे, तो उनको ग्राउंड लेवल पे क्या प्रॉब्लम्स है, वो पता नहीं होता था। हुँ, तो अब जो वैकेंसीज़ जो आ रहे हैं, वो थ्रू एग्रीकल्चर आ रहे हैं। बीपीएससी कंडक्ट करा रही है, तो थ्रू एग्रीकल्चर लोग रिक्रूट हो रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि जो एग्रीकल्चर पढ़ के आए हैं, उनको उस चीज़ का कॉन्सेप्ट रहेगा, उनको पता रहेगा कि कोई भी प्लानिंग या फिर स्कीम्स आ रहा है गवर्नमेंट रिलेटेड, तो हम लोग को किस डायरेक्शन में काम करना चाहिए ताकि फार्मर्स को मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। ओके।
तो हम लोग भी यही चाहते हैं कि हमारा पोस्ट जो आगे फर्दर प्रमोशंस होगा थ्रू आउट द टाइम, तो हम लोग ऊपर पोस्ट में जाके असिस्टेंट डायरेक्टर या फिर डिप्टी डायरेक्टर बन के हम लोग जो भी स्कीम्स होगा वो कुछ बेहतर स्कीम्स बनाएं जिससे कि फार्मर्स को बेनिफिट हो। एग्जैक्टली मतलब जो लोग ग्राउंड पे काम किए हुए हैं, जिन्होंने एडवर्स सिचुएशन देखी है, अगर वो पॉलिसी मेकिंग डिसीजंस में रहते हैं तो आई होप कि बेटर चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी ओनली, बिकॉज एज ए इंडिविजुअल, एज ए संदीप कुमार बीइंग जस्ट एज एन सोइल साइंस स्टूडेंट या एज एन सन ऑफ ए फार्मर कैन ओनली इन्फ्लुएंस 5 और 10% और मैक्स टू मैक्स 100%। बट अगर आप पॉलिसी मेकर बन जाओ, अगर आप ऐसा कोई ऐसी डेजिग्नेशन पे हो जहां आपके डिसीजंस की वैल्यू हो, आपके डिसीजंस में बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हो, तो आप वो नंबर्स 100 से लैक्स तक पहुंचा सकते हो। दैट इज़ वाई वी ऑलवेज से कि अच्छे लोगों का अच्छी पोजीशन पे होना ज़रूरी है, एंड दैट इज़ वाई वी ऑलवेज पुश कि क्वालिटी एजुकेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले ताकि वो लोग अच्छे डिसीजंस ले पाएँ और उनके लिए काम कर पाएँ जिनके लिए हमारे जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं, दैट इज़ फार्मर्स। संदीप, एट लास्ट जो व्यूअर्स देख रहे हैं अभी तक, उनको आप क्या एक दो प्रिपरेशन टिप्स देना चाहते हो कि भाई जो एग्जाम है ना, उसमें इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखें, वरना आप फेल हो सकते हो, वरना आप पीछे छूट सकते हो अपने कॉम्पिटिटर से। तो वो जो टिप्स हैं वो क्या क्या देना चाहते हैं आप व्यूअर्स को? मेरा तो बेसिकली ये कहना रहेगा कि स्टूडेंट्स लोग बहुत जल्दी पैनिक कर जाते हैं। जैसे यूजी कंप्लीट हुआ तो तुरंत सोचेंगे मुझे जॉब लेना है, और अगला एग्ज़ाम देखेंगे 1 महीने बाद है तो सिर्फ उसका प्रिपरेशन करेंगे, और उनके बैक ऑफ द माइंड में नहीं रहेगा कि फर्दर जो 6 महीने के बाद एग्ज़ाम आ रहा है उस पर वो लोग ध्यान नहीं देते हैं, और वो लोग शॉर्ट टाइम वो रावे लोग। का भी सर वो भी बता दीजिए, रावे पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, फिर वो हाँ जेआरएफ नहीं दे हाँ, पाते जी। रावे रावे और ईएलपी कोर्स रहता है हम्म। यूजी का लास्ट ईयर में। तो उस दौरान भी लोग उस काम पे ज़्यादा फोकस करने लगते हैं, ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ में, और स्टडी से वो लोग दूर हो जाते हैं क्योंकि उस समय नॉर्मल जो रेगुलर क्लासेस है वो ख़त्म हो जाता है हमारा। राइट। तो लोग हैं बहुत जल्दी पैनिक करते हैं और उनमें पेशेंस लेवल काफ़ी कम हो गया है। तो मेरा कहना यही है कि आप फर्दर स्टडी कीजिए, एमएससी कीजिए, पीएचडी कर रहे हैं तो वो भी कीजिए, लेकिन थ्रू आउट द टाइम आप कंटिन्यूसली स्टडी कीजिए। रेगुलर स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ना कि सिर्फ आप 10 दिन पढ़ लिए, बहुत ज़्यादा 12 घंटा 15 घंटा पढ़ रहे हैं। वो ही लोग सक्सेस करते हैं जो पर डे 4-5 घंटे भी पढ़ रहे हैं पर डे, रेगुलरली पढ़ रहे हैं, तो उनका सक्सेस होने का पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, रदर देन वो स्टडिंग 14 और 15 आवर्स इन अ वीक और 15 डेज और 30 डेज। ऑब्वियसली, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज द की, वी कंसिस्टेंसी। ऑलवेज से जितना ज़्यादा कंसिस्टेंट होंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और एक अब है ना, काफ़ी सीरियस बातें हो गई, एक फन फैक्ट बताते हैं। यहाँ जब संदीप जी आए थे, वो आए थे 19 नवंबर 2023, एग्जैक्टली। और 19 नवंबर को कौन भूल सकता है, शायद इंडियन क्रिकेट फाइनल। फैंस तो कोई नहीं भूलेगा, क्योंकि 19 नवंबर को इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप फाइनल। वर्ल्ड कप फाइनल था। तो हमारी पहले बात हो रही थी, तो संदीप पहले आके कि मैं तो मैच देखूंगा, हमारे यहाँ टीवी हॉल है जहाँ की आपने कुछ रील्स वगैरह भी देखी होंगी पहले, तो वहाँ मैच चल रहा था, तो ऑब्वियसली इंडिया हार गई, और वो जो पहला दिन था आपका आईआरआई में, वो बहुत खराब था यार। बहुत बहुत खराब था, हम लोग दुखी हो गए थे। और उसको देख के संदीप पूरे साल अगली बार यहाँ कोई मैच देखने तक नहीं आते थे, बोलते नहीं कोई मैच होगा तो मैं यहाँ नहीं देखूंगा, क्योंकि यहाँ से हमारी मेमोरीज बहुत खराब जुड़ी हुई है। एग्जैक्टली हाँ। तो दिल टूट गया था, तो दिल टूटा है बस, अब तो वापस जुड़ भी गया है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया जीत गई, और हाँ, हमने उसी टीवी हॉल में देख के बैठा था, हम मतलब वहीं से हम देख रहे थे। फिर भी मैंने नहीं देखा। मुझे लगा कि मैं देखूंगा तो हार जाएगा इंडिया। चलो अच्छा है, तो आई होप कि ये चीज़ें याद रहती है कि हाँ, कभी क्रिकेट का मैच हो गया, कभी ये अच्छे मोमेंट्स हमने स्पेंड किए। वी फील ए वेक्योल हियर समटाइम्स कि कुछ लोग हमारे से चले गए, बट जाओ आप दूर ही अच्छे हो सर। नहीं नहीं नहीं, मुझे और बहुत बहुत मेमोरीज जो था मेरा स्टूडेंट लाइफ का मेमोरी काफ़ी अच्छा था, क्योंकि मैं डिफरेंट फेज क्रॉस किया और यहाँ पे मैं काफ़ी सीखा, और जो फन वाला पार्ट जो आप बोल रहे हैं वो मैं बहुत मिस करने वाला हूँ वो तो फ्यूचर है में। सर, मतलब जब तक अपन जैसे यूजी वाले बच्चे जब एमएससी में जाते हैं, एमएससी वाले पीएचडी में जाते हैं, तो उतना गैप उतना नहीं लगता, लेकिन जब आप एक बार ये स्टूडेंट लाइफ से निकल जाते हो ना, तब बहुत कुछ फील होता है। आई होप कि आपको ट्रेनिंग में थोड़ा थोड़ा भी उसका एक हिंट मिला होगा, ट्रेलर मिला होगा, जी जी। और भी, लेकिन
आप यहाँ कभी भी आ सकते हैं IRI में। बिल्कुल, और मैं आया IRI सिर्फ़ लोगों से मिलने के लिए ही आया बेसिकली। चलो अच्छा है। तो और बहुत अच्छा लगा आके वापस। एंड आई होप कि संदीप आप बहुत लोगों के लिए इंस्पिरेशन बने, और हम ट्राई करते हैं ऐसे ही जेन्युइन और अनफिल्टर्ड कंटेंट की, कि वो लोगों तक पहुँचे जो लोग रिमोट एरियाज़ में बैठे हैं, जो किसान के बेटे हैं, या जो रिसोर्सेज जिनके पास आपके जैसे सीनियर्स डायरेक्टली इन कांटेक्ट नहीं हैं, तो हुँ, वो लोग आसानी से आप लोगों के कांटेक्ट में आ सकते हैं और आप गाइडेंस प्रोवाइड करा सकते हैं। और इसी के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा संदीप सर से, इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास एक व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा जिसमें संदीप सर भी जुड़ेंगे, और आपको जनरली कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है इन रेस्पेक्ट टू BAO या कोई जनरल एग्जाम्स अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जुड़ जाइए। और संदीप सर आपको टिप्स दे सकते हैं। कभी अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो एक सेशन भी रख सकते हैं अपन, जूम सेशन, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा, इनसाइट्स भी देगा क्या क्या चीज़ें ध्यान रखने की होती है। और आई होप काफ़ी लोगों तक ये चीज़ पहुँचे। और अगर आप उनमें से हैं, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो हमारा, संदीप सर के जो इनसाइट्स हैं वो अच्छी लगी हो, आपको लगता है कि आपकी जर्नी में हेल्प करेगी, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे प्यारे से IRI वाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आगे तक पहुंच जाए। और थैंक यू सो मच संदीप फॉर थैंक यू सो बीइंग मच हियर। फॉर इनवाइटिंग मी। इट इज़ आवर प्लेजर सर, हाँ, एंड आई होप कि आप फार्मर्स के लिए बहुत ज़्यादा काम करें, और बिल्कुल। आपको शादी की नहीं, शुभकामनाएं। नहीं, 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 अभी काम करने दीजिए। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू।